A very good afternoon to all of you. I hope that you all are safe at your places, and I also hope that you all have been studying with the help of these video lectures which I have been uploading from time to time. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं अगर जो प्रोवाइड किए गए हैं अरेस्टेड पर्सन्स को या ऐसे लोगों को जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किया गया है। तो हम इन सारे सेफगार्ड्स को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अगर आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड और व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोमलगेटिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, तो इस आर्टिकल के पीछे जो बैकग्राउंड है वो है आर्टिकल 21। Article 21 says that nobody can be deprived of his life and personal liberty except procedures established by law। इसका क्या मतलब निकलता है कि हम किसी भी पर्सन को या स्टेट किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकती है, बट वो जो उसके डेप्रिवेशन के प्रोसीजर्स होंगे दैट शुड बी लेड डाउन बाय द लॉ इटसेल्फ। अगर वो लीगल नहीं होंगे, लॉ के द्वारा ले डाउन नहीं किए गए होंगे, देन दैट वुड अमाउंट टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 22। इस आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले पार्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को या कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है जो अरेस्टेड पर्सन्स के होते हैं, और वो अरेस्टेड पर्सन जो कि ऑर्डिनरी लॉज के अंदर अरेस्ट किए गए हों। जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट प्रोवाइड करता है कुछ उन रेगुलेशंस को, उन रूल्स को या उन राइट्स या प्रोटेक्शंस को जो कि उन पर्सन्स पे एप्लीकेबल हैं जो लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किया जाता है। और ये जो दो पार्ट्स बनाए गए हैं इन्हें किन किन प्रोविजंस के अंदर डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अंडर एनी ऑर्डिनरी लॉ डील किए गए हैं, और वहीं पर क्लॉजेस 3, 4, 5 और 6, बेसिकली क्लॉज 3 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2, बट स्टिल वी कैन से दैट इट लाइज टू द अनदर पार्ट, और इसीलिए आर्टिकल 22 के क्लॉज 3, 4 एंड 5 एंड 6 would be dealing with the rights of the persons who have been detained under the preventive detention laws. Now let's discuss about the rights of arrested persons under ordinary laws. ऑर्डिनरी लॉज के अंदर के तहत अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और 2 में इनहिबिट है, हम उनको अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 4 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला राइट कि जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया जाए, he should have all the rights or he has all the rights to be informed of the grounds of arrest as soon as may be possible। यानी कि उसको अरेस्ट करने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स, यानी आपने किस बिना पे उसे अरेस्ट किया है, किस ग्राउंड पे उस पर्सन को अरेस्ट किया है, ये उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और ये उसका राइट है। जो दूसरा राइट उस पर्सन को अवेलेबल है जो ऑर्डिनरी लॉज के अंदर अरेस्ट किया गया है, वो राइट है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अ लॉयर। यानी कि लीगल एड की यहाँ पर बात की गई है। उसकी चॉइस का कोई भी लॉयर जो उसे लगता है उसका केस लड़ने के लिए अप्रोप्रिएट है, उनको चूज कर सकते हैं और उसकी मदद से वो लीगल एड अडॉप्ट करके अपना केस लड़ सकते हैं। जो तीसरा राइट अवेलेबल है इस पर्सन को जो कि ऑर्डिनरी लॉज के अंडर अरेस्ट किए गए हैं, वो है कि उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने उनके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट किया जाए। यानी कि जो जहाँ पर भी उनका अरेस्ट हुआ है, वॉट एवर इज द प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, उस प्लेस ऑफ अरेस्ट से जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उस नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को, उस अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स उन्हें प्रेजेंट करना होगा। दिस इज द राइट अवेलेबल टू द अरेस्टेड पर्सन। द लास्ट राइट इज रिगार्डिंग द राइट ऑफ फ्रीडम। He has all the rights to get freedom from this detention or this arrest
बियॉन्ड द सेड पीरियड। अब ये सेड पीरियड यहाँ पर क्या है, ये सेड पीरियड है, ये जो 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो उनके पास सारे राइट्स हैं कि उन्हें फ्री कर दिया जाए इस अरेस्ट से, इस डिटेंशन से। हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला राइट जो है, ये जो राइट्स हैं, ये जो चारों राइट्स मैंने अभी अभी आपको बताए। फर्स्ट राइट इज कि उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए। दूसरा कि ही हैज ऑल द राइट टू टू आस्क फॉर द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस टू कंटेस्ट हिज केस। थर्ड इज कि उसे 24 घंटों के अंदर अंदर प्रेजेंट किया जाए टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एंड द लास्ट इज ही हैज ऑल्सो दिस राइट टू फ्रीडम बियॉन्ड दिस सेड पीरियड, दैट इज 24 आवर्स। अब ये जो चारों राइट्स हैं, ये चारों राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल हैं। पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उस केस में ये राइट्स उन्हें अवेलेबल नहीं होंगे। ये राइट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होंगे, उन्हीं पर्सन को अवेलेबल होंगे जिन्हें ऑर्डिनरी लॉज के अंदर अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को बताने का राइट प्रोवाइड किया गया है कि ही शुड हैव ऑल द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो ये पर्टिकुलरली उसे इसलिए प्रोवाइड किया गया है सो दैट हिज लॉयर और ही कैन प्रिपेयर हिज केस, और वो अपना डिफेंस तैयार कर सके कि मुझे किस तरीके से इस केस से बाहर निकलना है। अगर उसे ये पता ही नहीं होगा कि उन्हें किन ग्राउंड्स पे, किन ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, देन इन नो वे ही विल बी एबल टू प्रिपेयर हिज केस, और वो अपना डिफेंस तैयार करने में इनकेपेबल होगा। देयर इज अ वेरी फेमस केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ द ईयर 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले की हैं कि जब पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा होगा या गवर्न कर रहा होगा, उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को किन गाइडलाइंस के बेसिस पे कैरी आउट करना है, वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस गाइडलाइन जब ये 4 राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता था कि पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को लॉन्ग आवर्स तक या जो 24 आवर्स है उसके लैप्स होने के बाद भी डिटेन रखती थी और उसे मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट नहीं करती थी, उन्हें कोर्स करती थी टू एक्सेप्ट दिस केस, टू एक्सेप्ट दिस क्राइम। तो उन सब सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि पुलिस की जो नीड्स है इन्वेस्टिगेशन की उनको बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ जो सिटीजन अरेस्ट हो रहा है उसके ह्यूमन राइट्स को, उन सबको बैलेंस करने के लिए ही वो ह्यूमन राइट्स क्या हो सकते हैं कि उसके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो, उसके साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन ना हो, उस पर किसी भी तरह का दबाव ना डाला जा रहा हो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के द्वारा। और वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इस केस में कौन होंगी? पुलिस अथॉरिटीज। तो उनके द्वारा किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी भी तरह का इनजस्टिस ना होने पाए अरेस्टेड पर्सन के साथ, इसलिए इस तरह की गाइडलाइंस ले डाउन किए गए। तो नाउ वी शुड नो, वी नीड टू नो कि व्हाट इज द रूलिंग ऑफ कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेटल कर दिया है कि आप किसी पर्सन को सिर्फ इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते या सिर्फ इस सस्पिशन पे अरेस्ट नहीं कर सकते कि उसने किसी क्राइम में सहभागिता की है या कॉम्प्लिसिटी की है। अगर आपको ये डाउट है, पुलिस अथॉरिटीज को अगर ये डाउट है, तो सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे दे कैन नॉट गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन। दिस इज अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ सिंस दिस केस। इसके बाद जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं वो, उसमें से पहली गाइडलाइन ये है कि जो अरेस्टेड पर्सन होंगे उसके पास सारे राइट्स हैं कि उसको, उसका वो फ्रेंड, वो पर्सन या वो रिलेटिव जो उसको जानता हो या जिसका उसे बचाने में इंटरेस्ट हो, उसे मिलने का बंदोबस्त किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, या उसे मिलवाने के सारे अरेंजमेंट्स करके सो दैट वो पर्सन उसको बता सके कि वो अरेस्ट हुआ है और उसे कहाँ पर डिटेन किया गया है, कहाँ पर उसका प्लेस ऑफ अरेस्ट है। सिर्फ इस पर्पस के लिए अगर उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स या कंसर्न्ड पर्सन को अगर ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि सामने वाला आदमी अरेस्ट हुआ है, देन ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, वो उसके बचाव में कुछ करने में असक्षम होगा। इसलिए ही ये प्रोविजन या गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं। जो दूसरी गाइडलाइन ले डाउन की गई है कि वो ये है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को
पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके लेकर आएंगे, उनको उनका ये जो अवेलेबल राइट है कि उनके फ्रेंड, रिलेटिव या इंटरेस्टेड पर्सन से मिलवाया जाए, सो दैट वो कम्युनिकेट कर सकें कि उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन्हें कहाँ रखा गया है अरेस्ट करके। ये राइट की इंफॉर्मेशन पुलिस को जैसे ही वो पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं उसको देनी होगी। इसके अलावा उन्हें पुलिस ऑफिसर्स को ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा कि किस पर्सन को, किस फ्रेंड को, किस रिलेटिव को उस पर्सन के बिहाफ पे इन्फॉर्म किया गया है उसकी अरेस्ट के रिगार्ड में या उसके प्लेस ऑफ अरेस्ट के रिगार्ड में। सो दीज आर द गाइडलाइंस विच हैव बीन लेड डाउन अंडर द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, so that they can maintain a balance between the needs of police regarding the investigation of any case and also the human rights of the arrested person. Now the next question which can come to your mind or which comes to your mind can be कि क्या ये regulations exhaustive हैं या ये काफ़ी हैं? तो ये requirements बिल्कुल भी exhaustive नहीं है। इनके एडिशन में, इनके साथ ही साथ कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस भी ले डाउन किए जा सकते हैं कि कि पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के अंदर क्या मेंशन करना है, वो सारे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जिसके बेसिस पे आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट ग्राउंड कि आपको सारे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और गाइडलाइंस जो जोगिंदर कुमार के केस में ले डाउन की गई थी वो उनके बारे में इतना काफ़ी है। दूसरी चीज़ जो आपको इस पर्टिकुलर राइट के बारे में जानने की ज़रूरत है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, कि ये जो राइट है इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दी आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज ए। तो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड whenever you write about this right to be informed about the grounds of arrest, you really need to mention this thing that this particular right has derived its power from article 21 and also article 22 clause A, एंड ओनली देन। एंड ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऐसे ही नहीं बना दी गई हैं, इनका कुछ ना कुछ लीगल सैंक्शन, कुछ ना कुछ लीगल बैकग्राउंड था, इसलिए ये गाइडलाइंस ले डाउन करी गई हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट राइट अब हमारे सामने है, राइट टू फ्री लीगल एड। इसके अंदर कोर्ट्स के पास ये कोर्ट्स के एम्पावर किया गया है या कोर्ट्स के ऊपर ये डायरेक्टिव डाला गया है कि आपको अगर कोई किसी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, अरेस्टेड पर्सन के पास अगर किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस के रीज़न की वजह से लॉयर हायर करने के पैसे नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दैट अरेस्टेड पर्सन। और इसके रिगार्ड में देयर इज़ अ केस हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार। ये केस था 1979 का, बहुत ही पुराना केस है। इस केस के अंदर इट हैज़ बीन सेटल्ड कि ये हर अरेस्टेड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू गेट फ्री लीगल एड। और अगर इस रिगार्ड में, इस सिचुएशन में, इकोनॉमिकल क्राइसिस की सिचुएशन में उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो आपका ये पूरा ट्रायल होगा, ये केस जो भी चल रहा होगा उस पर्सन पे, वो पूरा विशिएट हो जाएगा, सेइंग दैट इट कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में ही बता दिया कि आर्टिकल 22 का जो बैकड्रॉप है वो शुरू हो जाता है आर्टिकल 21 से ही, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 की प्रेजेंस की वजह से ही हमें इन प्रोविजंस की भी ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं तीसरे राइट की, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। जो ये राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट का पॉइंट है या राइट है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा लिखना है आपको दैट the arrested person, the person who has been arrested under any ordinary laws, has all the rights that he should be presented before the nearest judicial magistrate within 24 hours। अब ये जो 24 hours कब से होंगे, जब से उसे अरेस्ट किया गया है। जो लास्ट राइट है वो है नो डिटेंशन बियॉन्ड दीज 24 hours, यानी कि ये जो 24 घंटे का जो डिटेंशन है, या 24 घंटे तक अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट नहीं करते हैं
तो आप इसे डिटेन नहीं कर सकते। उनके पास सारे राइट है फ्री होने के इस डिटेंशन से। मैंने आपको लास्ट राइट बताया था, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम दिस डिटेंशन। किस सिचुएशन में? जब ये 24 घंटे का टाइम लैप्स हो जाता है और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है। पर ये एक्सीड कर सकते हैं या जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो 24 घंटे से बढ़कर और भी हो सकता है, बट वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही पॉसिबल है। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट यू कैन नॉट एक्सीड दिस 24 आवर्स बियॉन्ड दिस टाइम पीरियड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो नेसेसिटी है 24 घंटों की डाली गई है, ये हर जुडिशियल कस्टडी के अंदर आती है, केस के अंदर आती है। पर अगर 24 घंटों के अंदर आप उस पर्सन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो ये जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाएगा, वो इलीगल कहलाएगा। इसके रिगार्ड में भी देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट केस ऑफ सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। इस केस के अंदर भी कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी रिगार्डिंग व्हाट, कि जब जिस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों में कंप्लीट नहीं हो पाया है, वहां पर जो डिटेंशन की गाइडलाइंस हैं वो क्या होंगी या टाइम पीरियड क्या होगा, उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ले डाउन की थी। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया वो ये था कि अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, अगर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी के अंदर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एंड उस पर्सन को 24 घंटों के अंदर अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सिर्फ वही ऑथराइज कर सकता है इस डिटेंशन पीरियड को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम, बट ये जो टोटल डिटेंशन पीरियड है ये 15 दिनों से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 24 घंटों के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन, वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होने पाई है, तो उस सिचुएशन में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, वो इस डिटेंशन के पीरियड को एक्सीड करेंगे। पर ये एक्सीड जो कर रहे हैं वो डिटेंशन के पीरियड को, दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड 15 डेज। बट वॉट एल्स इज ऑल्सो द सिचुएशन, जैसे ही ये 15 दिनों की कस्टडी लैप्स होगी तो इसके बाद अगर पर्सन को रिमांड में रखना है तो वो जो रिमांड होगी वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में होगी, वो पुलिस कस्टडी में नहीं होगी। और इसी के हिसाब से देयर इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट विच यू नीड टू हाईलाइट और विच यू नीड टू अंडरलाइन दैट पॉइंट, कि अगर किसी अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी अगर 90 या 60 दिनों के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उस पर्सन के पास राइट है दैट ही कैन बी रिलीज्ड ऑन अ बेल अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपको बहुत ही क्रूशियल, आपके जब आप सीआरपीसी की स्टडी करेंगे तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जो 90 और 60 दिनों का पीरियड है ये कब से काउंट किया जाना है? ये उस दिन से नहीं काउंट होगा जिस दिन से पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये उस दिन से काउंट होगा जिस दिन से मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है उसके डिटेंशन का। तो प्लीज हैव द क्लैरिटी ऑन दिस कंसेप्ट दैट दिस 90 डेज और 60 डेज का जो कैप पीरियड प्रोवाइड किया गया है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, इसकी काउंटिंग डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट से स्टार्ट होगी, ना कि डेट ऑफ अरेस्ट बाय पुलिस से स्टार्ट होगी। प्लीज हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट। अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब जो एक्सेप्शंस है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 प्रोवाइड्स फॉर द एक्सेप्शंस to these particular clauses, that is article 22 clause 1 and article 22 clause 2। इसके रिगार्ड में जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ इतना कहता है कि जो ये 4 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को किसी भी ऑर्डिनरी लॉज के अंदर, ये राइट्स किन 2 लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे, ये राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। फर्स्ट इज एन एनिमी एलियन, ऐसा कोई भी एलियन, कोई भी फॉरेनर जो आपके एलियन एनिमी कंट्री को बिलोंग करता है,
और दूसरी सिचुएशन, ऐसा कोई भी पर्सन जिसे आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर अरेस्ट किया है. सो दीज आर द राइट्स एंड द गाइडलाइंस, सेवरल गाइडलाइंस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बैलेंस वेरियस राइट्स. ये राइट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर होगा. उसमें हम पूरा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, करंट सिचुएशन, वेरियस एक्ट्स रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम उन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे और हम उसके रिगार्ड में क्लैरिटी गेन करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी.